ओके गाइस, तो आज पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी के बारे में पीछे वीडियो में, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केवल एनर्जी के बारे में। स्पेसिफिकली वी विल डिसाइड स्टडी अबाउट द एनर्जी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चूँकि एनर्जी पढ़ना है तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। इसको हम पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरू करें कि एनर्जी है क्या, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह है, जैसे मान लीजिए आप एक नेल आपको घुसाना है, आपके दीवार में घुसाना है, या आपके बोर्ड पे घुसाना है, या आपके लकड़ी में घुसाना है, तो आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू, आप करते क्या हैं कि एक हैमर लाते हैं और हैमर से उसके हेड पे उसके आप स्ट्राइक करते हैं, प्रहार करते हैं। तो जब स्ट्राइक करते हैं तो देखते हैं कि वो नेल जो है अंदर घुसना शुरू हो गया, अंदर जाने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हम अपने मसल पावर की जो एनर्जी है उसके माध्यम से उस हैमर को एनर्जी देते हैं, और वो हैमर उस एनर्जी को उस हेड पे ट्रांसफ़र करता है, और उस एनर्जी के कारण वो नेल अंदर ड्राइव इन होती है। तो अभी आपको समझ में है कि एनर्जी एक्चुअली कैसे होता है, कैसे काम करता है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, टॉय कार। छोटे छोटे बच्चे आपके घरों में होंगे जो टॉय खिलौने यूज करते हैं, जो चाबी से चलने वाले खिलौने हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम चाबी भरते हैं, उसको वाइंडिंग अप उसको बोलते हैं। हम चाबी भरते हैं तो क्या होता है, उतने देर तक हम पहिया को रोक के रखते हैं ताकि वो चाबी पूरा वाइंड अप हो जाए। उसका जैसे ही उसको हम ज़मीन पर रख के छोड़ते हैं, जो भी वाइंड अप के समय में जो भी एनर्जी हमने उसमें दिया था वो स्टोर रहता है उसके अंदर एक किसी फॉर्म में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और वो फॉर्म जैसे ही हम ग्राउंड पे रखते हैं वैसे ही वो एनर्जी फिर ट्रांसफार्म होती है और वो टॉय आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो काम हुआ उसके लिए हमें एक एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वही एनर्जी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने लड़कपन में बहुत सारा तीर धनुष चलाया होगा, अदरवाइज़ रामायण में जब आप देखने जाते हैं रामायण तो वहाँ भी बहुत सारे तीर धनुष का प्रयोग किया गया। तो वहाँ पे क्या होता है, देखें धनुष में एक रस्सी बंधी होती है, और रस्सी के ऊपर जब एरो को रखते हैं, तीर को रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, रस्सी को टेंशन देते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो जब हम रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हमारे बॉडी का मसल पावर है वो एनर्जी ट्रांसफार्म होकर के उस रस्सी में आ जाती है, और जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं वैसे ही क्या होता है कि वो एनर्जी के कारण वो एरो पे वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो एरो जो है, वो तीर जो है वो बहुत दूर जाता है, जितना भी एनर्जी हमने उसमें गिव इन किया था। तो इस तरह से वो अपने टारगेट को हिट करती है। तो ये सारे एग्जांपल से हम समझ पाते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफार्म करके हम यूजफुल काम कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका डेफिनेशन फिर क्या कहेंगे। तो इसके डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, आपने देखा जितने भी एग्जांपल लिया उसमें क्या था कि हम जो है जब वो एनर्जी स्टोर करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, तो क्या होता था कि उस पर्टिकुलर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में काम करने की एक शक्ति पैदा हो जाती, क्षमता आ जाती थी। तो वही यहाँ पे हमने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। डेफिनेशन के लिए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी क्लियर हो गया आपको? ओके। अब ये बोलते हैं हाउ डज एन ऑब्जेक्ट वर्क, कोई भी ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है। तो हमने ये 2-3 एग्जांपल लेके देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी हमें देना पड़ता है, तब वो एनर्जी फर्दर वो किसी वर्क डन में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर खिलौने को चाबी नहीं भरें तो क्या चलेगा वो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक कि उसमें पहले एनर्जी देंगे नहीं तब तक एनर्जी वो वापस नहीं करेगा।
तीर धनुष में भी वही बात है कि पहले उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब वो एरो जो है आगे बढ़ के किसी टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है। हैमर को भी जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये इसको नेल को अंदर ड्राइव इन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो भी जिस ऑब्जेक्ट पे हम चाहते हैं कि वो काम करे, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें एनर्जी देना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स आपका मसल पावर हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स आपका और भी फॉर्म हो सकता है, जो आगे हम पढ़ेंगे कि कितने फॉर्म के कितने तरह की एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, अब आता है अगला पॉइंट कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ही एनर्जी है, तो वर्क की यूनिट जो भी होगा वही यूनिट होगा आपके एनर्जी का भी। वर्क का यूनिट क्या था हमने देखा था, हमने डिराइव किया था कि वर्क को हम जब एग्जांपल से सेट किए थे, वर्क का फार्मूला क्या था, ये था F इंटू एस। एफ की यूनिट क्या थी, न्यूटन, और एस की यूनिट क्या थी, मीटर। तो डिराइव्ड यूनिट न्यूटन मीटर था, लेकिन इसको चूँकि वैज्ञानिक जूल ने इसको डिराइव किया था, तो इसलिए उनके ऑनर में इसकी यूनिट जूल भी कहते हैं, और जूल को कैपिटल जे के टर्म से डिनोट करते हैं। तो ये जो वर्क की यूनिट है, इस वर्क की यूनिट वही इस एनर्जी की भी यूनिट होगी। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, जूल। ठीक है, अब एनर्जी की अगर बड़ी यूनिट की बात करें, लार्जर यूनिट की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलो जूल। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, किलो स्टैंड्स पर 1000, तो किलो स्टैंड पर 1000, और 1000 को हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में जब लिखेंगे तो 10 टू द पावर के टर्म में लिखते हैं, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये जूल हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी बड़ी यूनिट अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा मेगा जूल। ठीक है, अब मेगा के लिए होता है 10 टू द पावर 6 रखते हैं, और ये हो जाता है मेगा जूल। ठीक है, उसके बाद गीगा जूल एंड सो ऑन, तो उतने की ज़रूरत जब पड़ेगी तब देखा जाएगा। अब इसके बाद स्मॉलर यूनिट की अब अगर बात करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, किलो की जगह पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मिली जूल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 जूल्स को हम क्या कहेंगे, मिली जूल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर स्मॉल m लिखेंगे तो ये मिली जूल होगा, कैपिटल M लिखेंगे तो ये मेगा जूल होगा। इसके लिए बहुत ध्यान रखना है, और आप लोग लिखते समय बहुत ज़्यादा गलती करते हो, कैपिटल M की जगह स्मॉल m की जगह कैपिटल M, और सब गुड़ गोबर हो जाता है, मतलब आपको सब किया धरा मिट्टी बन जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। स्मॉल m लिखेंगे तो ये छोटा है, तो छोटी यूनिट को दिखाएगा, कैपिटल M लिखेंगे तो ये बड़ा है, तो इसलिए बड़ी यूनिट को दिखाएगा। क्लियर हो गया क्लू? ओके, इसके बाद हम करेंगे माइक्रो जूल। ठीक है, माइक्रो जूल स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -6 जूल। ठीक है, माइक्रो ये ग्रीक लेटर है, इसको म्यू बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं माइक्रो जूल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये लार्जर यूनिट हो गई, स्मॉलर यूनिट हो गई, वर्क डन क्या हुआ, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या हुआ, एनर्जी किसको कहेंगे, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी क्लियर कर लिया। ठीक है, डेफिनेशन भी हो गया, ऑब्जेक्ट हाउ डज ऑब्जेक्ट वर्क्स ये भी हो गया, यूनिट में मेगा यूनिट और मिनी यूनिट क्या हो गया ये भी हो गया। नाउ यू कम टू द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बॉयज़, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिखा है हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो उसके बारे में जानने जा रहे हैं। पहला फॉर्म है मैकेनिकल, जो कन्वेंशनली हम यूज करते हैं। देन केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल या हीट एनर्जी। तो इस तरह के वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। अब इसको हम हमारे जो सिलेबस में है वो केवल मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान करके ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये डाउट हमेशा दिमाग में घूमता रहेगा। तो क्या है मैकेनिकल एनर्जी? जो हम फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे हमने आपको जितने सारे एग्जांपल दिए थे, ये मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल थे, क्योंकि हम मैकेनिकली ये काम कर रहे थे, अपने मसल पावर से ये काम कर रहे थे, तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी के रूप में पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो जो काम करते हैं तो उस टाइप के वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे लाइट आपका जल रहा है, पंखा चल रहा है, गीजर चल रहा है, हीटर चल रहा है, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म है। उसके बाद आता है केमिकल एनर्जी। जब भी आप अपने घरों में या गाड़ियों में बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी में जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, क्योंकि उसमें वेरियस केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसके बाद ही वो एनर्जी मिलती है हमें, तो वो केमिकल एनर्जी का एग्जांपल हो जाएगा। लाइट एनर्जी सभी को पता है, वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम आवर सन, तो सूरज से जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, जो हर एटम के बीच में, जो हमको पता है कि जितने भी एलिमेंट हैं इस दुनिया में सब छोटे छोटे तत्वों से मिलके बने हैं, वो केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें एटम के अंदर जो एनर्जी होती है, जब हम उसको बम्बार्ड करते हैं तो उसमें से बहुत सारी ट्रेमेंडस एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी या तो उसको दो एटम मिलते हैं तब भी एनर्जी रेडिएट होती है, या एनर्जी तब चाहिए, और जब वो स्प्लिट होते हैं तब भी ढेर सारी एनर्जी रेडिएट होती है, और उसको हम यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे अगले क्लासेस में जाके। अगला आता है थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी। तो ये एनर्जी होती है जिसको यूटिलाइज करके हम जो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। थर्मल एनर्जी का यूज करके हम रेलवे इंजन चलाते हैं। तो आजकल तो खैर थर्मल एनर्जी का यूज़ नहीं उसमें हो रहा है, उसमें केमिकल एनर्जी का ही यूज हो रहा है, क्योंकि डीजल जो है, डीजल इंजन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन ज़्यादा हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर बात करें तो उस समय स्टीम इंजन हुआ करते थे, और वहाँ पे स्टीम के पैदा करने के लिए हमें थर्मल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। थर्मल एनर्जी का होता है हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में केवल पहले फॉर्म की एनर्जी है जिसको हमें स्टडी करना है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये बेसिकली दो फॉर्म में होती है। एक होता है काइनेटिक और दूसरा होता है पोटेंशियल। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज पोजेसिंग एनर्जी बाय वर्चू ऑफ हिज मोशन। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, नदी में पानी बह रहा है तो पानी की धारा बह रही है तो उसमें भी एक एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि बहने वाला जो काम है वो एक वर्क है, और वर्क करने के लिए हमें, जैसा हमने पढ़ा था कि हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें जो एनर्जी है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इट्स मोशन है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट की गति के कारण अगर ऊर्जा होती है, अगर मोशन के कारण अगर एनर्जी होती है, तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गति के कारण है इसलिए गतिज है। गतिज, गति से पैदा हुआ, ज मतलब पैदा हुआ। जैसे पंकज होता है, पंख से मतलब कीचड़ में जो ज होता है मतलब पैदा होता है, वैसे ही गतिज है, गति के कारण जो पैदा होता है उस एनर्जी को हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा, और उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम समझ गए, हम आगे और डिटेल में लिख लेंगे फिर जब पढ़ेंगे। तो दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये पेन को यहाँ इतनी ऊंचाई पर ले गया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क डन किया हमने, वो वर्क डन क्या हुआ, इसमें एनर्जी के रूप में प्रिजर्व हो गई। तो प्रिजर्व हो गई क्यों, क्योंकि यहाँ को, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं ले गया, आई हैव चेंज इस पोजीशन। तो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण अगर कोई एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो अगर उसकी स्थिति के कारण उसमें अगर एनर्जी है तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल मीन्स बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, व्हाट एवर केस में भी। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये दोनों डेफिनेशन भी आपने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया। बाकी डिटेल में तो जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे ही।
अब इसका एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको फ्लोइंग वाटर, और फ्लोइंग वाटर का एग्जांपल वो जो है काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है, ठीक है। ओके, दूसरा जो है व्हीकल जो चलती हैं, जैसे आप गाड़ी में जाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल के मूवमेंट के कारण होती है, तो वो एनर्जी भी आपके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। विंड ब्लोइंग, ठीक है, हवा बह रही है, हवा बह रही है तो हवा बहे या पानी बहे, बात तो वही है, तो उसमें भी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। बुलेट्स, हम बंदूक से किसी को अगर गोली मारते हैं तो बंदूक से जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो गोली वहाँ से तेज़ी से निकलती है, तो जब तक बंदूक में थी तब तक इट वाज हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी। नो सूनर इट लेफ्ट द गन इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब तक वो बंदूक के अंदर थी तब तक उसके अंदर जो भी एनर्जी थी वो जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी, और जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया वो एनर्जी कन्वर्ट होकर किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। क्लियर हो गए? ओके। और एक एग्जांपल और है फॉलिंग एप्पल्स। आपने देखा होगा, चलो हमारी एरिया में एप्पल नहीं होता तो आम तो होते हैं, तो आम जब पक जाते हैं पेड़ पे तो क्या होता है, बाई ड्यू टू ग्रेविटी, जब वो पकेंगे तब, उससे पहले तो ग्रेविटी के कारण नहीं गिरेंगे, लेकिन जब वो पक जाते हैं पूरी तरह से तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे गिरते हैं, क्योंकि जब तक वो पेड़ से लगा हुआ है इट इज़ एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और हाइट के कारण उसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी चूँकि उसके पोजीशन के कारण है, हाइट के कारण वही आम ज़मीन पर रख देंगे तो उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन वो पोजीशन उसका ज़मीन से ऊपर है तो उसमें उस पोजीशन के कारण उसमें कुछ एनर्जी है। और वो कैसे पता चलता है कि जब ये पक जाता है तो ज़मीन से नीचे टपक जाता है, मीन्स इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है, तो इसको बोलेंगे दैट मैंगो इज पोजेसिंग द एनर्जी एंड दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जांपल देख लिए, कुछ पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल देख लिए, तो हमको लगता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई कि एक्चुअली ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और हम एक डिराइव करते हैं फार्मूला कि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या फार्मूला होगा। तो उसके लिए हम हेडिंग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज KE, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक ये चीज़ हम आज करने जा रहे हैं कि इसके लिए एक फार्मूला डिड्यूस करने जा रहे हैं कि आखिर मैथमेटिकली अगर इसको पता करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, कितना उसने काम किया, कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला देखते हैं, ठीक है। फार्मूले में हम क्या मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट A है, और ये ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया B पोजीशन पे, इसका मास मान लीजिए m है, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, या ये मास यहाँ भी m ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ तक इसने s डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। कैसे कवर किया है? यहाँ से ये चल के यहाँ तक गया है, तो जब चल के गया है तो इसका मतलब इसमें जो भी एनर्जी होगी, एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वर्क डन के फॉर्म में होगी। तो एनर्जी इस यहाँ से यहाँ तक चल के जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमने पिछला फार्मूला किया था पिछले पोर्शन में कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने यही किया था कि इस पे एक फोर्स लगा, ठीक है, F लगा फोर्स इसके ऊपर, तो और ये डिस्टेंस S ट्रेवल किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने, ये ऑब्जेक्ट ने कुछ काम किया,
किस काम करने में क्या हो गया कि ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब ये वर्क डन F इंटू एस, ये हम पिछले पोर्शन में ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे। अब हम करते हैं कि हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या था हम पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या कुछ किताबों में ऐसे है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके। अब यहाँ पे हमको पता है v स्क्वायर हमें पता करना है, दैट इम्प्लाइज v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी हम 0 से शुरू कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 2as। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो अब यहाँ से हम s के लिए एक वैल्यू डिड्यूस करते हैं, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। क्यों कि s 2as को यहाँ लाए तो v स्क्वायर यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों का साइन, चूँकि इसको इधर लाए थे इसको उधर ले गए थे, तो साइन में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, तो दोनों प्लस ही रखते हैं हम। ओके। अब v स्क्वायर यहाँ रहा, अब 2as यहाँ मल्टीप्लाइड के टर्म में था, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड के टर्म में कर दिया, तो s की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे जो s था वो हमारी पता चल गया। अब हमें पता करना है f को। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि f इज इक्वल टू क्या था, m इंटू a। ठीक है जी। f क्या था, m इंटू a था। और a के लिए अगर यहाँ से हम करें, यहाँ से अगर पता करें, यहाँ लिख लेते हैं a की भी वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ठीक है। ये a को यहाँ लाए तो s यहाँ चला गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कि m तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2s। ठीक है। और ये क्या चीज़ हुआ, हमें f हुआ। ठीक। तो अब हमें f भी पता चल गया बच्चों, और हमें s भी पता चल गया, तो क्या हम w में रख सकते हैं, कि नहीं रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम कि हैंस w इक्वल्स टू f क्या है, ये वाला लिख लेते हैं, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। w इक्वल टू क्या हुआ, f इंटू एस। f की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी और s को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ पे s रहने देते हैं। अब s से ये s कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ये 1/2 को हम बाहर लाते हैं, यहाँ हो जाएगा m, ये हो जाएगा v और स्क्वायर, और ये वर्क डन है, ये w है, और हमें पता है कि ये वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, क्योंकि ये मोशन के कारण है, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। एंड दिस इज़ योर फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके। ये फार्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया। तो इसको ध्यान से समझिए, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हमने क्या बोला था कि एक ऑब्जेक्ट A है, मान लेते हैं, इसका मास m है। यही ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये 0 से शुरू कर रहा है, तो 0 से शुरू का, तो u बराबर 0 हो जाएगा, और ये s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अटेन करता है वेलोसिटी कितना, v। ठीक है। और ये कैसे अटेंड करता है कि इसके ऊपर एक F फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण इसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, और वो B पॉइंट पे हम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डिड्यूस करने जा रहे हैं। तो हमें जानते हैं हम कि वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस, और जहाँ F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ तक हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में। तो उसको यहाँ अप्लाई करते हैं, किसके लिए, ये s की वैल्यू पता करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा कि v स्क्वायर
और 2a को यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और u स्क्वायर, u चूँकि 0 है तो ये वैल्यू 0 रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो a बराबर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा। इससे आगे जब डिराइव करेंगे तो अब हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो लॉ ऑफ मोमेंटम था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो m तो हमें पता है इसका मास m ही था, लेकिन a की जगह पे हम ये जो हम डिड्यूस किए हैं वो चीज़ लिख सकते हैं। क्या था वो, v स्क्वायर बाई 2s। तो यहाँ पे लिख दिया हमने f के लिए कि m v स्क्वायर बाई 2s और मल्टीप्लाइड बाई s। f के लिए ये लिख दिया और s के लिए ये लिख दिया, s से s कैंसिल हो गया, हाफ को बाहर निकाल लिया तो हाफ m और ये हो जाएगा v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। v क्या है बच्चों, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, m क्या है, मास है, और हाफ तो एक रियल नंबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।